हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के इस सेशन में हम लोग 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ उन टॉपिक्स पे बनाए गए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 16वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, एनके सिंह, केसी निगोय या ऋत्विक रंजनम पांडे। तो इसका सही आंसर है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, सही आंसर है अरविंद पनगड़िया। अब ये जो अरविंद पनगड़िया जी हैं, ये पहले देखिए फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं नीति आयोग के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीति आयोग के पहले चेयरमैन थे ये लोग, ये जो थे। ठीक है, अब है जो एनके सिंह जी हैं, ये अभी जो फ़िलहाल जो हमारी 15वीं 15 फाइनेंस कमीशन चल रही है उसके चेयरमैन हैं। ठीक है, और जो केसी निगोय जी हैं, ये जो हमारी पहली फाइनेंस कमीशन आई थी उनके चेयरमैन थे, उसके चेयरमैन थे। चलो, अभी जो ऋत्विक रंजन पांडे जी हैं, ये 16th फाइनेंस कमीशन के ही सेक्रेटरी चुने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए कि 16 फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछता है तो ऋत्विक रंजन पांडे हैं, और अगर चेयरमैन के बारे में पूछता है तो वो अरविंद पनगड़िया है। चलिए, अब जो 16 फाइनेंस कमीशन है हमारी, उसका जो टेन्योर है वो 2026 से लेकर 2031 तक का है। ठीक है, और जो 15 फाइनेंस कमीशन थी उसका जो टेन्योर था वो 2020 से लेकर 2026 तक था। ठीक है, अभी जो फाइनेंस कमीशन होती है वो हर 5 साल के लिए अपॉइंट करी जाती है, कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर तो 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो 6 साल की हो गई। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कोरोना आया था ना, कोविड-19 के टाइम पर ये एक यूनिक केस है जब 15 फाइनेंस कमीशन को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो ये कितने साल की हो गई? 6 साल की हो गई हमारी 15th फाइनेंस कमीशन। अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन होती है ये आर्टिकल 280 के अंदर आती है। आर्टिकल 280 के अंदर ही हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए, अब इसका जो मेन काम ये जो होता है 15 फाइनेंस कमीशन का जो मेन काम है वो होता है रिवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, रिवेन्यू हो गया, टैक्स हो गया, उसको सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो 2 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? जब सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा बांटा जाता है। तो ये हो गया हमारा एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी जो रिकमेंडेशन होगी वो फाइनेंस कमीशन ही देगी। एक हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ कि स्टेटों के बीच में, ठीक है, स्टेट तो बहुत सारे हैं, 28 हमारे स्टेट हैं, उनके बीच में अलग अलग तरीके का रिवेन्यू, अलग अलग अमाउंट का रिवेन्यू जब बांटा जाता है वो भी फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करती है। तो वो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 तरीके का रिवेन्यू या फिर टैक्स आप बोल लीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा। चलिए, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि एक्सपो सेट। ठीक है, एक्सपो सेट जो है वो किसने लॉन्च करा है, कौन से देश ने लॉन्च करा है? जापान, रशिया, इंडिया या फिर यूएसए? ये लॉन्च करा है इंडिया ने, हमारे भारत ने, हमारे प्यारे भारत ने एक्सपो सेट लॉन्च करा है। अब एक्सपो सेट क्या है? एक्सपो सेट है एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है। ये एक सैटेलाइट है जो कि इंडिया ने 1 जनवरी न्यू ईयर के टाइम पर, ठीक है, 2024 में 1 जनवरी में इसको लॉन्च करा था। और इसको लॉन्च कहाँ पे करा है? ये करा है लो अर्थ ऑर्बिट में 650 किलोमीटर की रेंज में इसको लॉन्च करा है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये स्पेस में जाके, ठीक है, ये सैटेलाइट स्पेस में जाएगा और वहाँ पे जो भी एक्सरे है, ठीक है, आपको पता होगा एक्सरे है, जो भी एक्सरे हैं उनको मॉनिटर करके जो हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स और साथ में ब्लैक होल के बारे में पता लगाएगा। ठीक है, उसकी स्टडी करेगा। तो ये जो हमारा जो एक्सपो सैटेलाइट है ये इंडिया जो है, इंडिया का पहला मिशन है ऐसा। ठीक है, फर्स्ट मिशन है इंडिया का और लॉन्च करा है इसरो ने। और इंडिया जो है अब इसको लॉन्च करने वाला 2nd कंट्री बन गया है। उससे पहले इस टाइप का जो भी सैटेलाइट लॉन्च करा था वो करा था नासा ने, यूएसए की नासा ने करा था। तो ये इंडिया का पहला सैटेलाइट है जो कि ब्लैक होल के बारे में और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में स्टडी करेगा। अब इसका जो लाइफ स्पैन है, मतलब वो ये लगभग 5 साल तक काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे किसी भी एमसीक्यू के लिए। चलिए, ये और इसको लॉन्च करा गया है श्री हरिकोटा से।
ठीक है, श्रीहरिकोटा। ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली उल्फा साइन द पीस अकॉर्ड। ठीक है, जो उल्फा है, उल्फा ने शांति समझौता किसके साथ करा है? असम, सेंटर और असम गवर्नमेंट, सेंटर और मणिपुर गवर्नमेंट, सेंटर और नागालैंड गवर्नमेंट, या फिर सेंटर और म्यांमार गवर्नमेंट। इसका सही आंसर है सेंटर, मतलब कि केंद्र सरकार और असम की सरकार के साथ उल्फा ने अभी अभी फ़िलहाल एक शांति समझौता साइन करा है। अभी उल्फा क्या है, चलो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। उल्फा है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, फ्रंट ऑफ असम ये क्या है? ये जो है ये असम की एक मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप है, एक मतलब कि एक आतंकी संगठन है। ठीक है, और अब ये क्या है, ये यहाँ पे असम में थोड़े थोड़े यहाँ पे अटैक करते रहता था। तो सेंटर ने और आसाम सरकार ने एक पैक्ट साइन करके ये बोला है कि प्लीज़ ऐसे अब अटैक ना हो, अब असम को डेवलप होने के लिए एक ये साइन पैक्ट करा गया है। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो उल्फा था ये आया क्यों, कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण भी होगा। कारण ये हुआ है कि जब हमारा 1971, ठीक है, 1971 में जब इंडो पाक वार हुआ था। ठीक है, इंडो पाक वार बोल लो या फिर हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन वार बोल सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वार बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से लोग बांग्लादेश से भाग के, उस टाइम पर इसका नाम बांग्लादेश नहीं था। ठीक है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में था। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ से लोग भाग के रिफ्यूज बन के आसाम में आ गए थे। ठीक है, अब जब रिफ्यूज बनकर आसाम में आ गए तो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे, आसाम के रहने वाले लोग थे, उनके जितने भी रिसोर्सेज थे, ठीक है, उनके पास जितने भी रिसोर्सेज थे, वो उनको ऐसा लगा हमारे रिसोर्सेज, हमारी डेमोग्राफी और हमारी एम्प्लॉयमेंट को ये लोग छीन रहे हैं, ये जो माइग्रेंट है ये छीन रहे हैं। तो इसी के हित के लिए, अपने आसाम के लोगों के हित के लिए एक उल्फा करके एक संगठन बना था कि हम लोग यहाँ पर आसाम के लोगों के हित के लिए बनाए हैं, ऐसा इनका बोलना है। लेकिन सरकार इनको एक मिलिटेंट ग्रुप मानती है। और उल्फा का जो एम है, उसका एक एम है कि वो एक सॉवरन स्टेट बनाए। ठीक है, एक कौन सा स्टेट बनाए? एक सॉवरन स्टेट बनाए, एक नेशन बनाए कि अलग से बनाए, जिसका फ़ायदा किसको होगा? कि असम के लोगों को होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया बैकग्राउंड। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि उल्फा ने साइन पीस अकॉर्ड किसके साथ करा है, तो सेंटर मतलब कि केंद्र सरकार और असम की गवर्नमेंट के साथ करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकट्टिकम। ठीक है, मृच्छकट्टिकम एक संस्कृत प्ले है, मतलब कि संस्कृत नाट्य है। वो किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, भारवी, शूद्रक या विशाखा दत्त। तो इसका सही आंसर है शूद्रक। ठीक है, आप सबको पढ़ा भी होगा आपने हिस्ट्री में मृच्छकट्टिक। अभी जो कालिदास जी थे, ये जो थे ये गुप्ता एरा के थे, मतलब ठीक है गुप्ता पीरियड के थे, और ये थे 4th and 5th सेंचुरी के। ठीक है, 4वीं 5वीं शताब्दी के थे। इन्होंने भी किताबें लिखी हैं, लेकिन किताबों का नाम है इनका कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम और मेघदूतम। ये इन्होंने किताबें लिखी हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। अब ये जो हैं भारवी, ये जो भारवी जी हैं ये भी 6th सेंचुरी के थे। ठीक है, 6वीं शताब्दी के थे, जिन्होंने किताब लिखी थी कीरत अर्जुन्य। ठीक है, कीरत अर्जुन्य किताब लिखी थी। अभी जो विशाखा दत्त हैं ये भी आप सब जानते होंगे। ये जो थे इन्होंने 2 किताब लिखी थी, और ये जो थे कोर्ट पोएट थे, मतलब कि दरबार में एक कवि के रूप में थे। किसके दौरान? जब चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान ये कोर्ट पोएट थे, दरबार के कवि थे। इनकी जो किताबें इन्होंने लिखी थी, उन किताबों का नाम है मुद्र रक्षक और देवी चंद्रगुप्तम। 1000 बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो भी किताबें मैंने आपको बताई हैं, आपको उसको कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज़ नॉट अ ल्यूनर मिशन। मतलब कि नीचे दिए गए जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से चंद्र मिशन, मतलब कि चंद्रमा पे जाने वाला मिशन कौन सा नहीं है? आर्टेमिस, स्लिम, चैंग या रोसेटा। तो इसका आंसर है रोसेटा। अब रोसेटा क्या है? रोसेटा जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, और वो स्टडी करेगा, किसको स्टडी करेगा? एक कॉमेट है, ठीक है, स्पेस में कॉमेट है जिसका नाम है 67P।
उसको स्टडी करने के लिए रोसेटा मिशन भेजा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और रही बात आर्टेमिस की, आर्टेमिस जो है उसमें ये नासा का है, ठीक है। स्लिम जो है वो जाक्सा का है, मतलब कि जापान का है, और जो चैंग जो है वो चाइना का है। अभी जो आर्टेमिस है इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, ठीक है, मतलब कि 4 वैज्ञानिकों को भेजा जाएगा स्पेस में, जिसमें से कि एक महिला भी होगी, एक वुमेन होगी, और ये किसका है, नासा मतलब कि यूएसए का है, ठीक है। अब रही बात स्लिम की, या जो स्लिम है ये जापान का है, ये जापान का ल्यूनर मिशन है, मतलब कि चंद्रमा पे भेजा गया मिशन है, जिसको कि रिसेंटली अभी 2023 में भेजा गया था, सितंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग से क्वेश्चन बन के भी आपके लिए आ सकता है, ठीक है। सितंबर 2023 में भेजा गया था, जिसका कि ये अनुमान है कि ये चांद पर लैंड कर जाएगा 19 जनवरी 2024 पे। अगर जापान इसको लैंड करवाने में सफल होता है तो जापान जो है वो दुनिया का 5वां कंट्री बन जाएगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग करने में जापान 5वां बन जाएगा। और जो चैंग है ये चाइना का मिशन है, जो कि ल्यूनर मिशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गॉट अर्जुन अवार्ड 2023, मतलब कि 2023 का अर्जुन अवार्ड किसे मिला है, मोहम्मद शामी, चिराग शेट्टी, MS धोनी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी जो हमारे क्रिकेटर हैं उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करा जाएगा। कब करा जाएगा, 9 जनवरी को करा जाएगा, 2023 में करा जाएगा। और इनको ये अवार्ड प्रदान करेंगी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब ये जो अर्जुन अवार्ड हैं सबसे पहले 1961 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। 1961 में स्टार्ट हुए हैं ये सारे के सारे अवार्ड। और ये जो अवार्ड होते हैं ये अर्जुन नाम है, क्योंकि जो महाभारत में जो अर्जुन जी थे उनके नाम पर हैं ये अर्जुन अवार्ड। दूसरी बात ये है ये उन प्लेयर्स को दिया जाता है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब कि जो हमारे देश में जो भी खेल हो रहे हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो भी खेल होते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। रही बात चिराग शेट्टी की, तो चिराग शेट्टी और साथ में सात्विक, ठीक है, सात्विक रेड्डी, इन दोनों को अर्जुन अवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि इन लोगों को खेल रत्न अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा गर्व की बात है हमारे लिए। तो और ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने गोल्ड जीता था अभी एशियन गेम्स में। फिलहाल जब एशियन गेम्स हुए हैं चाइना के होंगजू में, जो एशियन गेम हुए हैं वहाँ पर ये लोग गोल्ड जीत कर लाए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। मोहम्मद शामी को क्या मिलेगा, अर्जुन अवार्ड मिलेगा, और चिराग शेट्टी और सात्विक रेड्डी दोनों को खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। चलिए ये तो हमारे हुए क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन अभी और भी बचे हैं। और अगर आपको MCQ की पढ़ाई करनी है, अगर आपको पॉलिटी के MCQ देखने हैं तो ये सीरीज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको करंट अफेयर के मंथली मैगजीन देखनी है तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और ईयरली की 2023 की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन खबरों को हमने 2 पार्ट्स में कवर कर रखा है, जाके आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वो भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। और साथ में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर वीडियो हमारे चैनल पर आती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विड्रू फ्रॉम द BRI। BR का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर आप बोल लो 1 बेल्ट 1 रोड, ठीक है, आपने सुना भी होगा। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी कंट्री इसमें से बाहर निकल गई है, तो पाकिस्तान, इंडिया, इटली या फिर नेपाल। तो इसका सही आंसर है इटली। इटली जो है चाइना का है। सबसे पहली बात तो ये है जो BRI इनिशिएटिव है ये चाइना का है, ठीक है, सबसे पहली बात है ये चाइना का है। दूसरा ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तीसरी बात इसमें यह है कि ये जो चाइना ये बोलता है कि ये जो मैंने BRI इनिशिएटिव या फिर 1 बेल्ट एंड 1 रोड इनिशिएटिव मैंने चलाया है, मेरा मकसद ये है कि मैं ग्लोबली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दूँ, ठीक है, ग्लोबली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दूँ। और ग्लोबली का मतलब क्या हो कि पूरे संसार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देगा, जिससे कि व्यापार करना या फिर ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसका मकसद जो है BRI का, उसका मकसद है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ना। अब किससे जोड़ना, इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होगा कि चाइना रोड बनाएगा, पोर्ट्स बनाएगा, पानी के द्वारा उनको कनेक्ट करेगा और सड़क के द्वारा कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये तो है हमारी BRI की बात। अब इटली जो है वो केवल अकेला ऐसा देश था G7 ग्रुप्स का जिसने कि BRI को ज्वाइन कर रखा था।
कब ज्वाइन करा था? 2019 में इसने ज्वाइन करा था, लेकिन अभी इसमें से बाहर निकल गया है। चलिए, अब अगर हम देखें, अगर हम पूरा का विश्व में देखें कि BRI का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो ठीक है, तो BRI का मतलब अगर हम देखें तो ये मान लो ये हमारा वर्ड है। यहाँ पे मैंने अमेरिका नहीं बनाया क्योंकि अमेरिका में BRI का इनिशिएटिव नहीं है, ये BRI नहीं है। तो चाइना का ये कहना है कि मैं पूरे के पूरे, ठीक है, पूरे अफ्रीका को, ठीक है, पूरे अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करूँगा, यूरोप से कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर पानी में पोर्ट्स बनाएगा, वहाँ से कनेक्ट कर देगा अफ्रीका को, और यहाँ पर रोड बनाएगा, ठीक है, एशिया से यूरोप से लेकर अफ्रीका में रोड बनाएगा। तो उसका इनिशिएटिव यही है कि मैं इस टाइप से रोड बना दूँ, पोर्ट्स बना दूँ कि पूरा का पूरा एशिया, ठीक है, एशिया हो गया ये अफ्रीका हो गया और ये यूरोप, उसको कनेक्ट कर देगा, जिससे कि जो ट्रेड है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने बात करी अपने BRI के बारे में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट गॉट मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, मतलब कि उत्तर पूर्व मानसून से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? मेघालय, तमिलनाडु, केरला या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें मेघालय में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होना लाजमी भी है, ठीक है, लेकिन इसका मेघालय में जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है बारिश। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम मानसून से मेघालय में बारिश होती है, और तमिलनाडु से होती है नॉर्थ ईस्ट से, मतलब कि उत्तर पूर्व मानसून से। चलो, इसको डायग्राम की मदद से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पे 2 डायग्राम बनाते हैं हम लोग। चलो, ये है यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून आप सबको पता है कि वो अरेबियन सी से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर है वेस्टर्न घाट। तो जब वेस्टर्न घाट से ये जो साउथ वेस्ट मानसून है हमारा, जब अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी से जब वो पानी लेता है, अरब सागर से जब वो पानी लेता है, तो वेस्टर्न घाट से टकरा कर ज़्यादातर बारिश यहाँ कर देता है। तो जो यहाँ का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा कम बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पर हमारा तमिलनाडु है, तो इसलिए साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती है। इसकी एक ब्रांच तो साउथ वेस्ट मानसून की यहाँ पर होगी, दूसरी ब्रांच जो होती है वो बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में से होती हुई जाती है। तो यहाँ से पानी लेकर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश की बहुत ज़्यादा कर देती है। ये तो हुई हमारी साउथ वेस्ट मानसून की बात, ठीक है। अब यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट मानसून, या फिर हम इसको बोल रहे हैं रिट्रीट मानसून, या फिर लौटता मानसून की बात करें। जब ये सारी हवाएं वापस लौटती हैं, ठीक है, वापस लौटती हैं, तो क्या होता है कि ये जो हवाएं सूखी हुई होती हैं, सारा बारिश यहाँ पे करती हुई जाती हैं, तो बे ऑफ बंगाल से पानी अपने अंदर लेती हुई जाती हैं। तो यहाँ पर आता है तमिलनाडु। तो यहाँ पर तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश ये कर देती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि लौटते मानसून में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश कर दी। और जो साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेस हो गई हैं, ठीक है। और कब करते हैं ये? अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नवंबर के महीने में लौटता मानसून में बारिश होती है। अब रही बात केरला की। अब केरला तो आप सबको पता ही होगा, जब भी साउथ वेस्ट मानसून या फिर मानसून की जब भी शुरुआत होती है तो पहली बारिश कहाँ पर होती है? केरला में होती है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन हो गए मेघालय, तमिलनाडु, केरला। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? नॉर्थ ईस्ट में। और चलो, ये हमारा हो गया। अब ये हमारे 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव है वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।